बेटा हम लोग बात कर रहे थे रूट के बारे में, और आपको बताया गया कि जो रूट है ये डिफरेंशिएटेड है फ्री एंड की तरफ से रूट कैप, मेरिस्टेम, सेल इलॉन्गेशन जोन और मैचुरेशन जोन। बेटा हम लोगों ने रूट कैप को कल स्टडी कर लिया, देख लिया, और आज हम लोग रूट कैप से थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेरिस्टेम जोन है। बेटा जो हमने प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था और आज फिर बता दे रहा हूँ कि मेरिस्टेम बेटा वो रीज़न होता है, वो एरिया होता है जहाँ की सेल लगातार डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके क्या करती हैं? नया सेल बनाती हैं। डिवाइड करके नया सेल बनाती हैं। अभी लिखना नहीं बेटा, मैं लिखाऊंगा, लिखा चुका हूँ। तो यह रूट कैप के पीछे की ओर पाया जाता है मेरिस्टेम, और ये बड़ा छोटा एरिया होता है, लगभग 1-2 सेंटीमीटर का, और यहाँ लगातार सेल डिवाइड होती रहती हैं और रूट की लंबाई बढ़ती रहती है। ठीक, इसमें 2 लाइन लिखना है, हम लोग लिखते हैं। पहला रूट कैप आपने लिखा था, अब दूसरी हेडिंग बना लेना मेरिस्टेम। मेरिस्टेम लिखना लिखना सेल्स ऑफ दिस रीजन REGION, this region divide this THIS, these नहीं बेटा, this केवल एक है ना, कई होता तो हम लोग these लगाते हैं। this region divide continuously, रेगुलरली डिवाइड करते, कॉन्टिन्यूस वे में डिवाइड करते हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल्स, NEW, न्यू डॉटर सेल्स। लिखना सम सेल्स या सम डॉटर सेल्स are meristematic and other cells become permanent, become permanent or become permanent और डिफरेंशिएटेड। अब कहोगे ये परमानेंट के बाद डिफरेंशिएटेड वर्ड क्या है? डिफरेंशिएटेड मतलब उससे अलग हो गई, मेरिस्टेम नेचर को छोड़ दी, अब वो अलग हो गई, ये कहा जाता है। अब क्या अलग हो गई वो आगे पता चलेगा कि वो रूट हेयर उस पर आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग होना। जैसे आप 10th में बहुत सारे बच्चे थे, फिर आप लोग अपने पसंद के अनुसार स्ट्रीम में डिफरेंशिएट हो गए। कुछ ने साइंस लिया, कुछ ने आर्ट लिया, कुछ ने कॉमर्स लिया। साइंस में भी डिफरेंशिएट हो गए, कुछ ने मेडिकल लिया, कुछ ने नॉन मेडिकल लिया। तो ये होता है डिफरेंशिएट होना, अलग हो जाना फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो अब तीसरा पॉइंट लिखना बेटा, सेल इलॉन्गेशन जोन। सेल इलॉन्गेशन जोन, सेल इलॉन्गेशन जोन। हो गए? इस इलाके में बेटा क्या होता है कि यहाँ जो मेरिस्टेम से डॉटर सेल बनी है, ठीक, बनी थी, वो लंबी हो जाती हैं। इससे क्या होती हैं? लंबी हो जाती हैं, और इससे क्या होता है कि सेल की साइज़ बढ़ जाती है और उस रीजन में रूट की या प्लांट की साइज़ बढ़ जाती है। और ऐसा सिर्फ इलॉन्गेशन होने से नहीं होता, और इस इलॉन्गेशन को सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ना, वाटर बढ़ना, सेल का टर्जिड होना। बट इतने डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको एक लाइन में मेंशन करना है, लिखना सेल्स ऑफ दिस रीजन elongated by turgidity, turgidity, turgidity
rigidity and increase in size, increase in size लिख लें। अब बेटा अगला पॉइंट है मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन लिखना। cells of this zone cells of this zone are permanent ब्रैकेट लिखना प्राइमरी परमानेंट, क्योंकि परमानेंट आपने टिश्यू पढ़ाई से मैंने दो बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अभी जो बनी वो प्राइमरी है। हो गया प्राइमरी परमानेंट, फुल स्टॉप लिखना। दिस जोन ऑल्सो कंटेन्स this zone also contains large number of root hair, so also named as, इसलिए उसका नाम और होता है, सो ऑल्सो नेम्ड एज रूट हेयर जोन, फुल स्टॉप। एक स्टार पॉइंट बना के लिखना। और ये जो स्टार लिखवा रहा हूँ ये आपको बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते कम से कम 6-7 बार ये लाइन पढ़ने के लिए मिलेगी। लिखना रूट हेयर आर, बेटा वैसे हेयर का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, बट लिखते समय हम लोग हेयर से लिख देते हैं, बट होता नहीं है, ठीक। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल की होती है, यूनिसेलुलर, कॉमा filamentous and finger-like projection of epithelium, बेटा एपिथीलियल नहीं, एपिथीलियम, UM लास्ट में M रहेगा, एपिथीलियम। हो गया एपिथीलियम एंड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर absorption of water and mineral। जो चैप्टर ऑनलाइन हुए हैं उनका रिवीजन अभी कराएं कि लास्ट में कराएं? अभी करा दें क्योंकि उसमें सिर्फ छपाई हुई है, प्रिंटिंग ना। हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन करूँ क्या। अब जो माहौल है इसमें पूरी दुनिया में, उसमें इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था हम लोगों के पास, तो उसको हम लोग ना थोड़ा सा सारा सिस्टम रूटीन पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग जैसे ये मैनुअली डिस्कस करके कर रहे हैं ना, वो हम फिर से करा देंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी पोर्शन हुआ है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो वो थोड़ा सा हम लोग करेंगे। ठीक, एक दो चैप्टर आगे कर लें, फिर जो कराए उसका एक आध चैप्टर कर लेंगे, फिर नया 1-2 चैप्टर कर लेंगे, फिर एक चैप्टर पुराना कर लेंगे। ठीक, ऐसे करके हम लोग करेंगे। ठीक, सिलेबस बहुत होगा, जनवरी तक जाएगा, और क्या होगा।
मैंने तो मैं पहले ही करवा देता। नहीं मतलब बीच बीच में पुराना सिलेबस डालेंगे तो सिलेबस टाइम खींचेगा नहीं खींचेगा, तो जनवरी तक ख़त्म होगा और क्या होगा। जो ऑफलाइन में मेमोरी का टेस्ट हो, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। जो ऑफलाइन में मतलब चैप्टर और मेमोरी का टेस्ट हो। टेस्ट तो मैं सारे के लेने के विचार से था, लेकिन अब जैसा कहोगे, अभी जुलाई के लास्ट तक 1 महीने का टाइम है हमारे पास, ठीक। अभी करो, करते रहते हैं, ठीक। चलो कहाँ थे हम लोग। एंड अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बस फुल स्टॉप। बेटा इस लाइन में, इस स्टार पॉइंट में 2 सवाल हैं। एक कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है एपिथेलियम का सेल, दूसरा सरफेस एरिया बढ़ाता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन। ये 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलो बेटा हम लोगों ने बात करी है रूट के जोन के बारे में। अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग मैं आपको बताऊंगा, रूट सिस्टम। अभी रुको। रूट सिस्टम क्या होता है बेटा। जैसे ये मैंने सिर्फ एक रूट निकाला है। अगर आप पेड़ या पौधा उखड़ा हुआ देखो, कभी कभी देखो ना, आंधी वगैरह से पेड़ मोटे मोटे गिर गए हो तो उनके देखो जड़ें कितनी मोटी मोटी होती हैं। तो देखो बेटा ये जो मेन जड़ आती है, यहाँ से ब्रांच भी निकलता है जड़ों की। यहाँ भी रूट कैप लगा होगा, यहाँ भी ब्रांच, ऐसे बहुत सारी ब्रांचें निकली होती है ना बड़ी बड़ी, इनमें भी ब्रांच निकल जाती है। ऐसे बड़ा सा रूट सिस्टम तैयार हो जाता है। तो रूट हेयर और रूट सिस्टम 2 को जानना बड़ा ज़रूरी है आपके पास। बेटा रूट सिस्टम होता है बंच ऑफ प्राइमरी रूट एंड देयर ब्रांचेज, या एंड इट्स ब्रांचेज। एक रूट जो निकलती है और उसकी जो ब्रांचेज होती है मिलके पूरा कुनबा बना लेते हैं, अपना सिस्टम बना लेते हैं, उसे कहते हैं रूट सिस्टम। अब सवाल है एग्जामिनर का, जो जिसके लिए मुझे बताना है छोटा सा पॉइंट। एग्जामिनर भाई साहब पूछते हैं कि किस प्लांट में रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होगा। अंडरग्राउंड वाटर वो तो प्लेस पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा अंडरग्राउंड होगा वाटर तो ज़्यादा डेवलप होगा। लॉजिक सही है, ठीक है, आंसर सही लग रहा है। और तुमने बताना चाहे, स्पेसिफिक नहीं बताया बट लॉजिक सही बताया। बेटा सुनना, रूट सिस्टम वहाँ डेवलप होगा जहाँ पानी थोड़ा दूर होगा। जैसे पेड़ यहाँ है, पानी गहराई में है या पानी थोड़ा आसपास सोर्सेज है, तो रूट यूँ भाग जाएगी ब्रांचेस वहाँ से पानी को पकड़ने के लिए, या नीचे की ओर चली जाएगी। सही है ना बेटा। तो रूट सिस्टम वहाँ डेवलप होता है जहाँ पर पानी दूर होता है। अब इस बात से समझना, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन नहीं देता। एग्जामिनर के पास कुछ वर्ड हैं, जैसे एग्जामिनर के पास वर्ड है हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, जेमोफाइट, हेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट, लिथोफाइट। आपको ये कौन सी फाइट है? ये FIGST नहीं है, ये मार धाड़ वाली फाइट नहीं है, ये PHYT फाइट मतलब प्लांट। तो बेटा अब हम लोग जिस इलाके में हैं, हम लोग सब एरिड एरिया में हैं। यहाँ कहीं कहीं ज़मीनें रेतीली सी हैं, और अगर अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ तो पूरा एरिड एरिया है, ज़्यादा रेतीली है। बगल पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश तो पेनिनसुला हो गया। इधर 2 राज्यों में चले जाएं तो हमें लोम टाइप की मिट्टी मिलेगी, क्योंकि नदी वाला इलाका है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गंगा वगैरह वाला। तो हम जिस इलाके में हैं ये सब एरिड एरिया है, या राजस्थान हमारा जो है वो एरिड एरिया है। यहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है, तो यहाँ ऐसे पौधे उगते हैं जिनकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं और पत्तियाँ बड़ी छोटी होती हैं, जिससे पानी आए लेकिन निकल के जाए ना ट्रांसपिरेशन के जरिए। समझ गए? तो जड़ें बड़ी होंगी, पानी क्योंकि कम है। इसका मतलब जो सब एरिड एरिया और एरिड एरिया में डेजर्ट में पौधे उगेंगे, और बेटा जो डेजर्ट में पौधे उगते हैं, ड्राई सॉइल में उगते हैं, उन्हें कहते हैं जीरोफाइट। XERO, जीरो नहीं, ज़ीरो। एक होता है जीरो, ZERO, वो जीरो है, जीरोफाइट। ठीक। अब एग्जामिनर पूछेगा कि इस जीरोफाइट में रूट सिस्टम तो डेवलप हो गया, आपने कहा जी रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन रूट हेयर का क्या? रूट हेयर कम होगा, कम होगा कंपैरेटिवली जितना डेवलप होना चाहिए।
लेकिन जो हाइड्रोफाइट है, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफाइट है जो तालाब में नदियों में से लटके हुए पौधे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें रूट सिस्टम से कोई लेना ही देना नहीं है, पानी तो पास में है, क्यों बड़ी बड़ी ब्रांचेज बनेंगी, लेकिन वहाँ रूट हेयर ज़्यादा डेवलप होगा ना, क्यों, यूँ एब्जॉर्ब कर लो धड़ाधड़। मतलब डेजर्ट में रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप होगा और पानी वाले में रूट हेयर। बात समझ में आ गई ना। बस यही एक सवाल एग्जामिनर को हमें बताना था, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक, इसको लिख लो कि जो फाइट 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 है ना, ये भी मैं लिखवा देता हूँ, लिखना। क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये स्टार पॉइंट है, लिखना। इन ज़ीरोफाइट XEROPHYTE ज़ीरोफाइट root system is well developed, and in hydrophyte 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 root hair are well developed, रूट हेयर आर वेल डेवलप्ड। डेजर्ट वाले में रूट सिस्टम डेवलप होगा और पानी वाले में रूट हेयर डेवलप होगा। हो गई बात। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले सकता है दूसरा सवाल, भाई सिस्टम कब बनता है, जब ब्रांचेज बनती हैं, सही है ना। सिस्टम कब बनता है, जब ब्रांचेज बनती है। हमारा कुनबा कब बढ़ता है, जब हमारी ब्रांचेज होती हैं। रामलाल के 4 बच्चे, उन चारों के 8-8 बच्चे, खूब बड़ा कुनबा हो जाएगा, यही होता है ना। तो यहाँ भी एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि जो ब्रांचेज होती हैं, इन ब्रांचेज के बारे में ऑप्शन पूछता है कि ये एक्सोजेनस है कि एंडोजेनस है। अब कहो कि ये एक्सो एंडो क्या, एक्सो मतलब होता है बेटा बाहर, एंडो मतलब भीतर। ये लगभग सरफेस के आसपास से निकलती हैं कि अंदर से निकलती हैं। अब कहोगे ये क्या चक्कर है? अब बेटा आपको बताता हूँ, जब मैंने प्लांट एनाटॉमी पढ़ाया था, और नहीं आपको रिवीजन में बता दूंगा जो बच्चे नए हैं, बेटा आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा टिश्यू वाला चैप्टर, 9th में था ना प्लांट टिश्यू, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा बेटा एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल, ये तो पढ़ा था, सबने पढ़ा था। तो बेटा ध्यान देना, जब ब्रांच एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल से निकलती है उसे कहते हैं एंडोजेनस, और जब कॉर्टेक्स से निकलती है उसे कहते हैं एक्सोजेनस। ठीक, अब सवाल है कि चलो कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि अंदर से निकले पेरीसाइकिल से तो एंडोजेनस और बाहर से निकले कॉर्टेक्स से तो एक्सोजेनस, लेकिन आपको ये बताना है कि रूट में कौन सी होती है। रूट में होती है एंडोजेनस। अब इतना जानो, रूट कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर, उसकी ब्रांच भी कहाँ निकलेगी, अंदर से। कैसा हो जाएगा, एंडोजेनस। कैसा होगा, एंडोजेनस। और जो तना होता है, स्टेम होता है, स्टेम से जो टहनियाँ मोटी मोटी निकलती हैं, 2000 एक्सोजेनस। हम दोनों एक साथ लिखाएंगे कि ब्रांचिंग इन रूट इज एंडोजेनस एंड ब्रांचिंग इन स्टेम इज एक्सोजेनस। दोनों एक साथ लिखाएंगे तो आपको याद रहेगा ना। एक अभी लिखाऊँ, एक स्टेम में लिखाऊँ तो भूल जाओगे। ठीक, स्टार बना के कौन लिखो, लिखो बेटा। अब है हाँ, नहीं बेटा, मतलब जैसे ये जड़ है, जड़ यहाँ से टहनी निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। अब ये ब्रांच की ओरिजिन कहाँ से, इसको हमने जब काट के देखा तो ये पेरीसाइकिल से निकल रही है। पेरीसाइकिल की सेल इलोंगेट करके आ रही है, वहाँ से नई नई सेल बन रही है। और स्टेम वाले में जो एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स होता है, यहीं से निकल जाती है। बस इतना फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी में जा रही हैं इसलिए एंडोजेनस कह रहे हैं, वो गहराई की सेल से निकल रही इसलिए कहते हैं। क्योंकि एपिडर्मिस बाहर है, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरीसाइकिल, बहुत अंदर हो गई ना, इसलिए एंडोजेनस। लिखना स्टार बना के। ब्रांचिंग इन रूट
इज एंडोजेनस, ENDOGENOUS, endogenous, because branch arises from पेरिसाइकल, हो गया, फुल स्टॉप। उसी पॉइंट में लिखो या फिर आप दूसरा स्टार बना लो, आपकी मर्जी, क्योंकि स्टेम का भी लिखाऊंगा, या उसी में लिखो आप वाइल जबकि, वाइल जबकि ब्रांचिंग इन स्टेम इज exogenous, 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 because branches arise from cortex. अराइज फ्रॉम कॉर्टेक्स, हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पीपल के पेड़ में क्या होता है? वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। हाँ, फिर वो तो सैमिड एरिया, मतलब नहीं, उससे भी ज़्यादा डेवलप जो होगा वो हमेशा डेजर्ट वालों का होगा। उससे भी डेवलप सर, वो तो फिर पीपल के पेड़ की तो वो तो रोड्स पे भी जाती है। किस पे जाती है? मतलब बहुत, मतलब वास्ट होती है। अच्छा, वास्ट होती है, हाँ। उससे भी वास्ट नहीं बेटा, तुम समझ नहीं पाए। जो पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की बात कर रहे हो ना, उनमें उनके साइज के कंपैरिजन देखो बहुत कम होती है, और उनमें एडवेंटिशियस रूट, कल बताया था ना, ब्रांचेस निकलती हैं, वो बहुत फैली होती हैं। इनमें तो रूट सिस्टम जो अंदर है वो बहुत डेवलप होता है पानी के लिए, ये देखा जाता है ना। अभी कंपैरेटिवली देखा जाए, उनका तो शरीर ही बहुत बड़ा है। चलो आगे देखो, लिख लिया इसको। अब वो मैं एक पॉइंट में लिखवाऊंगा, जो हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, जेमोफाइट, उसके बाद फिर वापस आऊँगा, ठीक। जीरोफाइट लिखना। प्लांट्स ग्रो इन desert or dry soil. Plants grow in desert or dry soil. Desert और dry soil. बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ, इत्मीनान से लिखो, ठीक। डेजर्ट और नहीं, ड्राई सॉइल। दूसरा लिखना हाइड्रोफाइट, HYDROPHYTE, हाइड्रोफाइट। प्लांट्स ग्रो इन वाटर और एक्वाटिक मीडियम, हो गया। तीसरा लिखना लिथोफाइट, बेटा लिथो से ना कई समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है। लिथो वर्ड से, लिथो जानते हो किसके लिए आता है? नाइट्रोजन प्लांट, मतलब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो लेग्यूमिनस प्लांट है। लिथो का मतलब होता है बेटा चट्टान, रॉक,
और रॉक आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? रॉक किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया ना? समझ गए बात? आप देखना, आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके सर लोग बताएंगे कि रॉक मेनली हम कैल्शियम कार्बोनेट कंसीडर करते हैं। अब मुझे जो बायो में यूज है मैं बताता हूँ। ये कान है ना? कान ही है साहिब, नाक तो नहीं है, कान है। तो बेटा कान के स्टडी के को हम लोग बोलते हैं ओटोलॉजी। ठीक, क्या बोलते हैं? ओटोलॉजी। ओटो, इसके अंदर भरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कान के अंदर है, जब कान पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, होता है, फ्लूइड होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट कान में है उसका नाम हो जाएगा ओटोलिथ। क्या हो गया? ओटोलिथ, कान में कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सेल के अंदर भरा हो, सेल का मतलब साइटो या सिस्टो, तो उसका हो जाएगा सिस्टोलिथ या साइटोलिथ। हो गया? समझ गए? अब इसी तरह जब आपको स्टोन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊँ, क्योंकि स्टोन में मैं कैल्शियम कार्बोनेट मेजर कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक, तो बेटा ध्यान देना, लिथ जहाँ आ जाए वहाँ आप समझ लेना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो लिथोफाइट मतलब लिखो, प्लांट्स ग्रो ऑन रॉक। ये रॉक स्टार क्या होते हैं? रोहित, रॉक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो रॉक स्टार क्या होते हैं? जो चट्टान पे खड़े होकर गाना गाते हैं। हाँ, फिर क्या होते हैं? तब बताना, तुम्हारे ज़माने के वर्ड हैं ये, रॉक स्टार। हम लोगों के समय में ना, हम लोग गायक वायक जानते नहीं थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी में बड़े बड़े विग लगा लगा के हीरो हीरोइन आ जाते थे, वही हम लोग ऐसे बैठ के देख लेते थे घर वालों के साथ। 1 घंटा देखना है बस। संडे को महाभारत और शुक्रवार फ्राइडे रात को मूवी, और दिन में का सीरियल कोई आ जाता था। ठीक, उसके सिवा तो वो शटर वाले टीवी होते थे। आजकल तो आप लोग कलरफुल देखते हो। तो अब पॉप स्टार, पॉप सिंगर, पता नहीं कौन कौन सिंगर आ गए। पहले तो बस वही लोग गाते रहते थे, एक छोटा सा घर हो, बस यही सब होता था। और उस ज़माने गाने आप लोग सुन भी नहीं सकते हो ना, झेल जाओगे। हाँ, तो रॉक स्टार होता है बेटा, कहने का मतलब जो अपने समय में एक लेवल अटेन किया हो, एक नाम बनाया हो, क्यों मतलब उसके जैसा कोई ना हो पाया हो, उसे कहते हैं रॉक स्टार। कौन? नहीं, गायक के नाम मैं नहीं जानता, बस मीनिंग बता रहा हूँ। देखो कहाँ थे? प्लांट्स ग्रो ऑन रॉक्स। चलो, ये है जैमोफाइट। बेटा ये जैमोफाइट है, पैजैमोफाइट नहीं है, गलत मत पढ़ना प्रोनाउंसिएशन। ठीक, ये ऐसे ऐसे कई वर्ड मिलेंगे जहाँ पे हम लोग गलत प्रोनाउंशिएट कर देते हैं। जैमोफाइट लिखना। प्लांट्स ग्रो इन सैंड। देखो बेटा, लिथो और जैमो दोनों जीरोफाइट हो सकते हैं क्योंकि दोनों में पानी की कमी है, लेकिन ये होता है सैंड, रेती, सीधी सीधी रेती। ठीक, लिख लिया। अब हमारे पास है बेटा एक, अब इस चैप्टर में एक बार और मिलेगा ये वाला वर्ड जो लिख रहा हूँ, हैलोफाइट। हैलो, ये भी आपके रसायन शास्त्र से रिलेटेड है। रसायन शास्त्र जानते हो, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। हिंदी नहीं जानते तुम लोग? विडम्बना है भाई। तब तुम लोग तो गिनती कैसे करते होगे? कोई बुजुर्ग आके बोल दिया बेटा 66 रुपये देना। ओ बेटे 66 क्या होता है? 66 है? हाँ यही होता है। नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ, यही होता है। कई बच्चे पूछते हैं, कई बच्चों से बेटा इतने नंबर है सर, ये कितने होते हैं? मैं बच्चे गुड़िया थी, वो टेस्ट दी, सर मेरे कितने नंबर? मैं कहा बेटा वो एमआर तो मुझे नहीं पता, सर से मांगना, लेकिन शायद तुम्हें 78 नंबर है। तो कहे सर कितना होता है? ओ बेटे 78। तो थोड़ा सा आप डॉक्टर बनोगे ना, प्रैक्टिस तो करना है, अपने इंडिया में ही है। तो गांव के लोग आएंगे, थोड़ा सा जहाँ रहना वहाँ के लोकल थोड़ा सा जानना,
नहीं तो जब बुजुर्ग लोग आ जाएंगे ना तो बेटा असिस्टेंट बुलाना पड़ेगा, देखिए बात क्या कर रहे हैं। और बेटा लोकल का फ़र्क क्या पड़ेगा आपका, अगर कोई बुजुर्ग आता है बीमार है, आप उससे बस एक बार आए, एंट्री करें, उसके वो आपसे राम राम करे, उसके पहले हाँ आता हूँ, राम राम, बैठो, क्या दिक्कत है, आधी बीमारी उसकी दूर हो जाती है। उसको लगे कि हम बता सकते हैं तो वो अपनी सही झूठी जितनी कहानियाँ हैं सारी बताएगा। मैंने सही के साथ झूठी बड़ी इसलिए डाला, कई हमारे अंकल तो इसलिए बीमार रहते हैं कि बहुत दिन हो गया हॉस्पिटल गए तो उनकी पता चल जाता है हमें कि डायग्नोज में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अंकल ये दवा खाओ, एक हफ्ते बाद आ जाना, अगर राहत हो गई तो मत आना, वरना आ जाना। तो जा कर के आपकी मार्केटिंग करेंगे, भाई साहब डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, दवाई दिए। अगर आप बोल दो हाँ जी क्या हुआ है, बाहर पर्चा फाड़ देंगे, नहीं आना इसके यहाँ। थोड़ा इमोशनल होते हैं ना अपने यहाँ के लोग, तो ध्यान रखना इस बात को, लोकल जरूर याद रखना। अब पैसे से काम नहीं चलता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं, लेकिन भगवान नहीं है, ध्यान रखियो, इसी धरती पे हैं, ठीक। इधर देखना, हेलो मतलब आपने हेलोजन वर्ड सुना है? सुना है ना? हेलोजन वाले ज़्यादातर सॉल्ट बनाते हैं, नमक वाले इलाके बनाते हैं ना। तो हेलोफाइट्स जो कि सॉल्ट वाले सोइल में उगते हैं, सॉल्टी रीजन में उगते हैं, जहाँ नमक खारापन ज़्यादा हो, समझ गए ना? हेलोजन से आया हुआ है, लिखना। प्लांट्स ग्रो इन सेलाइन, SALINE, सेलाइन। सॉल्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते लोग, सेलाइन लिखते हैं, सेलाइन सोइल, SOIL, सेलाइन सोइल। हाँ नहीं सी तो बेटा हाइपर सेलाइन है, और ये बहुत सोइल होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है, वहाँ तो प्लांट मर जाएंगे। और जो हेलोफाइट्स हैं वहाँ पर भी प्लांट मरते हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा आगे आपको इसी चैप्टर में, कि ये जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं इनमें एक वर्ड लिखा जाता है कि दीज प्लांट्स सो विविपेरी। विविपेरी जानते हो, 9th में पढ़ा होगा। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। तो ये प्लांट जो हेलोफाइट्स है विविपेरस होते हैं। कमाल की बात है ना कि पौधे बच्चे देते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सवाल PMT की जब बात आएगी मैं बता दूं, एक बार सवाल प्लांट आया था पेपर में हमारे कि दीज प्लांट्स कॉल्ड एज विविपेरस, व्हाई, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब इनके फल पेड़ में लगे होते हैं, फल के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, और जब फल फटता है तो फल के अंदर से बीज नहीं निकलता, पौधा निकलता है। ये है, और इसलिए विविपेरी कहते हैं। अब एक बार एग्जामिनर ने 2-4 साल में पूछा ऐसा क्यों होता है? अरे भाई ये हेलोफाइट हैं, नीचे यहाँ सॉल्ट है, जैसे सीड आएगा वो बेचारा तो मर जाएगा। इतना सॉल्ट है, उसके अंदर का पानी एक ऑस्मोसिस से निकल जाएगा, एम्ब्रियो मर जाएगा। इसलिए वो अपना जुगाड़ पहले से करके आता है, जर्मिनेट कर गया, यहाँ आकर ये जड़ें खड़ी हो गई, जाओ हम तो ऊपर हैं, हमको कैसे मारोगे? नेचर में बेटा प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है, और हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो कोरोना जैसी महाबीमारियाँ आती हैं। चलो लिखते हैं, कहाँ थे हम लोग? हेलोफाइट। अब बेटा एक वर्ड और लिखूंगा मैं, रोहित, ऑक्जेलोफाइट, OXYLOPHYT, ऑक्जेलोफाइट। आपने बात सुना है ऑक्साइड्स के बारे में? मोस्ट ऑफ एसिड्स होते हैं, होते हैं ना, एसिड्स होते हैं। तो ऑक्सी वर्ड ज़्यादातर हम लोग एसिड के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्जेलोफाइट्स वो हैं कि जो ग्रो इन एसिडिक सॉइल, लिखो, प्लांट्स ग्रो इन एसिडिक सॉइल। बेटा साइंस में ना रट्टा बहुत कुछ नहीं होता, समझना होता है, लेकिन जब लोगों को जो नहीं समझ में आता उसे रट लो। तो शुरू में किसी को बायो समझ में आई नहीं, सबने रट लिया, तो आज तक परंपरा चली आई, ये रट लो, समझ गए? तो यही है, लिख लिया? चलो बेटा
ये आपके सिलेबस नीट वाले जो टॉपिक हैं वो हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। जो एक्स्ट्रा वर्ड थे एनसीईआरटी से कहीं कहीं लिखे मिल जाते थे, एक्सप्लेन नहीं होते तो हमने कर दिया। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि रूट के बारे में। रूट्स का काम बेटा सिर्फ एंकरेज नहीं होता, प्लांट को सिर्फ सीधा खड़ा रखना नहीं होता, सिर्फ वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना नहीं होता, सबसे लास्ट पॉइंट भी मैंने मेंशन कराया था रूट में। क्या लिखाया था? स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन लिखाया था ना। तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ। हेडिंग बनाना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, MODI, मोदी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक। अब मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन क्या होता है? जो प्रॉपर होना चाहिए उससे हट जाओ आप, उसी को मॉडिफिकेशन कहेंगे ना। नहीं, मॉडिफिकेशन जैसे रूट क्या होता है भाई? सीधा लकड़ी होना चाहिए, ज़मीन के नीचे जाना चाहिए, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन वो क्या किया? अब भोजन स्टोर कर रहा है, अलग अलग शेप में आ गया तो मॉडिफाई हो गया। मतलब जो चीज़ें उसकी प्रॉपर शेप साइज होनी चाहिए अगर उससे बदल जाए तो मतलब मॉडिफाई हो गया। केमिस्ट्री में उसी को हम लोग कहते हैं डेराइव्ड, कि कोई सॉल्ट था डेराइव होकर इसमें बन गया, होता है ना। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें। अभी आप पेन मत चलाना बेटा। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसको आप सुनना, फिर पता चलेगा हाँ मॉडिफिकेशन है। आप लोगों ने गाजर देखा है? डॉकस कैरोटस, डाउकस कैरोटस, कैरेट, गाजर। अगर आप सब्जी मंडी में जाओ, अंकल डॉकस कैरोटस देना, वो कहेगा बेटा है नहीं, मंगवा देंगे, कितना किलो चाहिए? सही है ना। तो डॉकस कैरोटस गाजर, वैसे आप देखो उसको खाते हो, लेकिन खाते समय कोई कहे ओए जड़ चबा रहा है, तो आपको बुरा लगेगा, जड़ कहाँ चबा रहा हूँ, मैं तो गाजर खा रहा हूँ। एक्चुअल में वो जड़ है, बट मॉडिफाई हो गया फूड स्टोरेज के लिए, फ्लेशी हो गया, सॉलिड हो गया, मांसल हो गया, सॉफ्ट हो गया। उसी तरह मूली, रेडिस, रेफनस सेट, आलू नहीं बेटा, आलू स्टेम है, रेफनस सेटिवस, जो जिसका नाम जरूरी है मैं वो लिखाऊंगा, सारे बोटेनिकल नेम मैं नहीं लिखाऊंगा, लाखों नाम थोड़ी लिखाना है हमें। जो एग्जाम में आते हैं जो सिलेबस में वो मैं लिखवाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना। मूली, ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है। आप लोगों ने चुकंदर सुना है? अपने गांव को लोग, हाँ कुछ लोग चकंदर भी कहते हैं, कुछ लोग चकुंदर कहते हैं, चकुंदर ज़्यादा लोग कहते हैं, जबकि होता है चुकंदर है, ठीक है। बीट रूट, बीट रूट, ये तो आप जब लोग बचपन में पढ़ते हो ना, 5 फलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम, उसमें भी आता है। एक होता है टर्निप, शलगम कि शलजम, शलगम, ठीक है। तो ये भी बेटा किसके मॉडिफिकेशन है? रूट के मॉडिफिकेशन है। बट इनके शेप के बेस पे हम नाम दे देंगे। गाजर को कोनिकल, कोन जैसा होता है, मूली को फूजी फॉर्म, और चुकंदर और शलजम को नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म, ऐसे ऐसे वैसे बनता ना, नैपी फॉर्म। तो इस तरह से बेटा जो मॉडिफिकेशंस हैं, अभी तो मैंने 3 बताए, अब चौथा भी बताता हूँ। चौथा मैं हाइलोफाइट्स का ही बताता हूँ, जो आपने एनसीईआरटी में लिखा है। रेस्पिरेटरी रूट, इसमें पता क्या होता है बेटा? हाइलोफाइट्स के बारे में ही बता दूँ। इनका जो मोटा सा पेड़ आ रहा है ज़मीन के नीचे, जड़ तो नीचे जा ही रही है, कुछ ब्रांच इनकी निकल के से बाहर आ जाती है, मिट्टी से बाहर, और इसमें ऐसे छेद होते हैं, इस छेद से हवा अंदर जाती है। इनको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट, सांस लेने वाली जड़ें। फूलती पिचकती नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा कि ये सांस लेने में फूल जा रही हैं, ऐसा नहीं है। इन छेद से हवा जाता है। छेद के लिए वर्ड आता है न्यूमो, PNEUMO, न्यूमो, इसे कहते हैं न्यूमेटिक रूट। अब न्यूमो वर्ड मैं आपको बताया हूँ, पता कहाँ बताया हूँ? टिश्यू में बताया था कि जो बर्ड होती हैं, या हाँ बताया था एक्सक्रीशन में, कि बर्ड के फ्लाइंग एडेप्टेशन, तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, उनके हड्डियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, हवा भरी होती है, उसे कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। नहीं है तो आगे बताऊंगा फिर बोन पढ़ाते समय, लेकिन बता दूं न्यूमो वर्ड आता है छेद के लिए। बेटा ये थोड़ी सी मेरे साथ समस्या है कि मैं थोड़ा सा
रिलेटेड बातें बताने लगता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 2 साल हमारे पास पढ़ते हो तो आपको ड्रॉप ना करना पड़े और मैक्सिमम नंबर आपके आएँ, आप सेलेक्ट हो जाओ। हाँ, बाय द वे कोई अनहोनी हो गई, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एग्ज़ाम में डिस्टर्ब हो गए, कम नंबर है, वो अलग बात है। कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सब्जी की तरह हम पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं जी फीस दे देना, कोई नहीं जी एक चैप्टर रोक कर लेना, ये वाला काम तो है नहीं। एजुकेशन का काम है, आपके कैरियर का काम है। तो बेटा रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते चलना। ये बेटा न्यूमो किसके लिए आता है? छेद के लिए, समझ गए? ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा। अभी लिखना नहीं कन्फ्रेम, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हम लिखना शुरू करते हैं। लिखना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, आगे लिखना एक लाइन लिख के फिर इन सम प्लांट्स roots modified for different types of functions like food storage, सपोर्ट में वो आ जाएगा ना जो बैनियान ट्री के लटके होते हैं, और गन्ने में देखो ऐसे जड़ निकली होती है साइड में नीचे, तो ये सब सपोर्ट, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ETC। अगर अभी आप गांव में जाओ, अपने जो थोड़े से ट्रेडिशनल गांव हैं वहाँ बैठो, वहाँ तो ऐसे वर्ड की बड़े खिंचाई होती है। ETC का फुल फॉर्म बताओ, ओके का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे सवाल चलते हैं। तुम लोग गांव में रहे नहीं हो ना, मैं तो 17 साल वहीं गुजारा हूँ। सेक्टर 16-17 17 साल गुजारे, मतलब +2 गांव से किया हूँ। उसके बाद BSc MSc सिटी में शिफ्ट हो गए, तो 17 साल गुजारा हूँ, तो जानता हूँ अच्छी तरह। और तब के गांव तो और गांव थे, अब तो चलो डेवलप भी हो गए। अब तो थोड़ा, अब कई लोग हैं कि शहर में जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गाँव में जाकर रहते हैं, जैसे तुम्हारे घर भी ऐसा ही है। लेकिन पहले क्या था, गांव वाले गांव में ही होते थे, शहर वाले शहर में ही होते थे, हैं? तो अच्छा है, वो भी माहौल अच्छा होता है, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं। और हम लोग सिटी में तो एक दूसरे से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिया, और अंकल जी कैसे हो, और बस बढ़िया है, स्वास्थ्य कैसा है, ठीक। इसके बाद फ़ोन निकाला, फ़ोन पे लग गए, या फिर अपना, सही है ना। थोड़ा सा मैं कहता हूँ फ़ोन को दूर रखो, परिवार में बैठो, अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से बातें करो, उनको अपने टॉपिक के बारे में बताओ कि आज हमने ये पढ़ा, ये नई चीज़ सीखा। अगर मैंने आपको कुछ बोटेनिकल नेम, एनिमल नेम बताए या मसाले बताए, तो आप किचन में जाके बताओ अपने मदर को, मदर कि क्या बोलते हैं हम लोग, माँ बोलते हैं ना, कि ये देखो इसका नाम ये है, और क्यों पड़ा है नाम, मैं जो बताऊँगा तो बताऊँगा क्यों पड़ा। जैसे मेथी का नाम है मेडिकैगो फैलकाटा, कि वो मेडिकली यूज होता है, पेट खराब होता है या गैस बनती है, मेथी। उसी तरह नींबू, सिट्रस मेडिका, खट्टा तो है लेकिन मेडिकली यूज है, हम लोग उसका नींबू पानी बना के पिलाते हैं, ORS बना के ना। तो ऐसे ऐसे सब लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। तो आप ऐसे करोगे ना, तो देखना जब गैप ख़त्म होगा ना, तो प्यार बढ़ता है। और मेरा मानना है कि हम जिसको ज़्यादा टाइम देते हैं वो अपना हो जाता है। आप इस क्लास में सब एक दूसरे से अनजान हो, लेकिन साल भर पढ़ने के बाद आप में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, शायद एक क्लोज फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि आप एक दूसरे को जान जाओगे। उसी तरह जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, जो टॉपिक टफ़ लगता है, उसको बार बार पढ़ो, कभी तो समझ में आएगा। कितना अड़ियल इंसान हो, कभी तो समझ में आएगा कि भाई तू है किस नेचर का, सही है ना। तो उसको बार बार पढ़ो, ना समझ में आए तो मेरे से भी पूछो, हम हेल्प करेंगे पूरी। मैं बेटा सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, आपको एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, जेल चला जाऊँगा मैं। इसलिए पढ़ा सकता हूँ, एग्ज़ाम नहीं दे सकता। चलो लिख लिया, पहला लिखना बेटा, पहले लिखना कोनिकल रूट। पहला कोनिकल रूट, ये भी पढ़ेंगे कैसे बनते हैं? नहीं इतना, ये तो बेटा ये तो एकेडमिक हो जाएगा, BSc और MSc का पोर्शन। आपको सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने हैं, डेफिनीशन भी नहीं पढ़नी है। नीट के लिए आपको डेफिनीशन भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। बेटा मैं एक्सेस नहीं लिखाऊंगा, हाँ फिर भी ऐसे ऐसे 2-3 रजिस्टर भरा दूंगा, वो अलग बात है।
बट एक्सेस नहीं लिखा हुआ। डर गए क्या तुम? अच्छा मैं डर गया। अच्छा 2 रजिस्टर, कल से नहीं आना। पहले लिखो कोनिकल रूट। नहीं, एक साथ मेरे साथ हादसा हो चुका है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो, एक बच्चा कहा हमें पढ़ना है, वो कहा नोट्स देख ले भाई, सर ऐसे लिखाते, इतना लिखाते हैं, मैं नहीं जाता, मेडिकल ही नहीं लूँगा मैं, वो छोड़ दिया मेडिकल। तो इसलिए कह रहा हूँ आना, मैं कम लिखाऊंगा। ठीक, कोनिकल रूट। एग्जाम्पल लिखना बेटा, गाजर, कैरेट लिख लिया। अब इसके ब्रैकेट में इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, उसको लिखना डॉकस कैरोटस। कैरेट का नाम होता है डॉकस कैरोटस। वैसे ये एग्ज़ाम में आपके रेयरली आता है, बहुत प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आप डायग्राम बनाएं तो गाजर आपको लगभग ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है ना गाजर, लगभग कोन जैसे। ये होती है डॉकस कैरोटस। दूसरा है हमारे पास फूजीफॉर्म। फूजीफॉर्म बेटा ऐसे होता है, फूजीफॉर्म। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है रेडिस, रेफनस सैटिवस। रेफनस सैटिवस क्या बोलते हैं? रेफनस सैटिवस रेडिस को मूली। तीसरा हमारे पास है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म बेटा ऐसे बनता है, ऐसे सलजम होता है, लगभग ऐसे होता है ना, या फिर कहीं कहीं पूंछ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेपीफॉर्म। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बीट रूट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा वुल्गैरिस। क्या बोलते हैं? बीटा वुल्गैरिस। और बीटा वुल्गैरिस जो है बीट रूट, इसके बारे में खास बात और बता दें बेटा। एक तो जो चुकंदर हम लोग लाल वाली खाते हैं, लाल पर्पल सी होती है, इसके अलावा एक होती है वो बेटा इज़ अल्टरनेट सोर्स ऑफ शुगर। शुगर केन के अलावा चीनी का सोर्स है, वो बहुत मीठी होती है। अरे ये वाली जो लाल वाली हम लोग खाते हैं, इसको कैसे खाते हो आप लोग? सलाद के रूप में खाते हो कि नहीं? सलाद खाते हो ना, देखो कितना मीठा होता है। और खाया करो, आप लोग ग्रोइंग फेज के बच्चे हो, आपको तो बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। रफेज आप लोग खाया करो, आप लोग लाइफ तो बहुत लंबी है अभी। रफेज खाने से आपका डाइजेशन सही रहता है, मोशन सही रहता है, क्योंकि अब पुराने लोग कहते हैं पेट से ही सारी बीमारियां पनपती हैं, सही है ना। तो आप लोग खाया करो सलाद, और उससे खून की कमी भी नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखना बेटा, नेपीफॉर्म में टर्निप, शलजम, टर्निप। इसके नाम की ज़रूरत नहीं। ये बेटा मॉडिफिकेशन, शेप के बेस पे रखा गया नाम इनका। ये शेप भी है, नाम भी है, सारे नाम हैं। अब चौथा लिखना बेटा रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोरिक रूट, मतलब छेद वाली जड़ें। ठीक, एग्जाम्पल लिखना राइजोफोरा। वैसे इसके नाम के पीछे भी लॉजिक है। राइजो मतलब जड़, फोरा मतलब बियर करने वाला। इसके अंदर छेद वाली जड़ें होती हैं, राइजोफोरा। ये इसके बारे में 2 बातें लिखना। ये होता है मैंग्रूव प्लांट फाउंड इन सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, जो तुमने कहा समुंदर में उगते हैं, समुंदर में नहीं होते, समुंदर के किनारे होते हैं। ठीक, और ये होता है हेलोफाइट।
और लिख सकते हो वीवी पैरी। वीवी पैरी का मतलब सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट while attached with tree। हो गया, while attached with tree हो गया। चलो अब हमारे पास अगला टाइप है क्योंकि बेटा वो सॉल्ट वाले हैं ना, तो अंदर से वो ऑक्सीजन ले नहीं पाती है, तो ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए इनको बाहर आना पड़ा। अगला हमारे पास है स्टिल्ट रूट। टाइम हो जाएगा बताना, नहीं तो अगली क्लास तुम लोगों को छूट जाएगी। स्टिल्ट रूट हो गया। चलो बस एक दो और लिख देते हैं बस। स्टिल्ट रूट बेटा जैसे मान लो ये गन्ना आपका, या आप हरा चारा जो काटते हैं हम लोग, वहाँ देखो ऐसे ऐसे जड़ें होती है, ऐसे ऐसे निकली होती है ना नोड से। जब कभी देखो गन्ना गिरने लगता है, यूँ यूँ बड़ी होगी, इसको रोक लेती हैं, स्टिल्ट रूट। एग्जाम्पल लिखना, शुगर केन। शुगर केन का बोटेनिकल नेम आपको याद रखना है, लेकिन नाम +2 में है, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। शुगर केन से क्या मिलता है? शुगर का साइंटिफिक नेम क्या है? सैकेराइड। सैकेराइड होता है ना, इसका नाम होगा सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम। बस एक ही नाम लिखे कि ज्वार बाजरा भी लिखोगे। मेज, मेज जानते हो ना, इसका नाम है जी मेज, MAYS। चलो ठीक है, टाइम हो गया तो हम लोग कल मिलते हैं। हाँ बेटा।